अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं देख रहा हूँ करीब कोई 23 अटेंडीज इस वक्त मौजूद हैं। आई एम अनअवेयर के और कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन करना है या नहीं, बट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे। इससे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से मुतल्लिक, और जो कि बहुत सारे और भी आईएफआरएस से आप गुजरते चले आ रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ आई बिलीव रिफ्रेशर सीरीज, और बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो एक ख़ास अंदाज में प्रैक्टिस में आ जाती हैं, बजाय इसके कि जैसे कि स्टैंडर्ड की एक्चुअली डिज़ायर है कि उस तरीके से ये सामने आ सकें। तो ये जो आज की मैंने एक छोटी सी आपके सामने प्रेजेंटेशन रखनी है, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम सब चूंकि कैश फ्लोज के साथ बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के साथ। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे लिए कि हमने इसको नए सिरे से सीखना है, पढ़ना है। हम इसका रीकैप लेंगे उन चीज़ों का जो आप जिससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जस्ट टू हैव कंप्लीशन चेक कि हमने तमाम सिग्निफिकेंट जो बातें हैं उनको डिस्कस कर लिया है। और फिर हम मूव कर जाएंगे उन चीज़ों की जानिब जो आम तौर पे कम तवज्जा ले रही होती हैं। अमूमन usually the people attend more towards the regular cash flow transactions in the statement of cash flows rather than going into the details, जहाँ पे जाके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की कुछ निटी ग्रिटीज और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो जाती हैं। सो मेरी इस प्रेजेंटेशन के बुनियादी तौर पे दो सेक्शंस होंगे। एक जो कि एम करेगा recapping what is I-7, which most of you and I believe every one of you is very well aware of, but हम उसके चीदा चीदा नुकात को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो उस रीकैप से फिर आगे बढ़ के उन चीज़ों की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करेगा आपकी, जो कि हो सकता है कि किसी किसी खास खास मौके पे अप्लाई हों, मगर वो खास खास मौका अगर आपके सामने आ जाए तो आपके आपके इल्म में हो कि एक ऐसे सिनेरियो में एक ऐसी प्रोविजन या ऐसी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से केटर करना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दीजिएगा कि क्या अटेंडीज बोल के जवाब दे सकते हैं या सिर्फ लिख के जवाब दे सकते हैं, या किस तरीके से ये मीडियम आगे बढ़ेगा, ताकि अगर मैं कुछ सवाल करना चाहूँ, आपसे कुछ जवाब चाहूँ, तो वो मुझे कैसे मिलेगा। सर बेसिकली ये हैंड रेस करेंगे अटेंडेंस। ठीक है। ठीक है। उनमें आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, तो आप उन्हें अनम्यूट करके उनसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं और सिर्फ चैट में भी कर पूछ सकते हैं। ओके। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन Q&A सेशन में आते हैं, क्वेश्चन वगैरह वो पूछ सकते हैं ज़्यादातर। उसमें ऑप्शन बेटर रहता है। सही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चैट पे हैंड रेज और अनम्यूट करने का फंक्शन है, अगर इस फैसिलिटेशन को आप परफॉर्म कर लेंगे तो आई बिलीव, मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव कर लूँ, खसूसन उस सेगमेंट में जाके जिसको मैं सेक्शन 2 से ताबीर कर रहा हूँ, कि जो हैं तो यूजुअल IS-7 की ही चीज़ें, मगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नज़र नहीं आती या यूजुअली सामने आ नहीं रही होती, तो वो बाज़ औक़ात ओमिट हो जाती हैं, सरफ़े नज़र हो जाता है। तो उस सूरत में मैं ज़रा टू वे कम्युनिकेशन अगर ज़रूरत हुई तो करना चाहूँगा, तो उसमें जी आप सर, फैसिलिटेट कीजिए। अवेलेबल है ये। जी। हमारे पैनलिस्ट अवेलेबल है, वो अलाउ कर देंगे इन लोगों को। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक जी, यू वेरी टीम मच। अवेलेबल है हमारी। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चलिए हम इसका आगाज़ करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दी
long old and very famous standard, the IS7 statement of cash flows. आप जानते होंगे कि किसी दौर में इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से ताबीर किया जाता था। फिर जब कुछ कह लीजिए कि एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नीचे इनके नाम भी इम्प्रूव किए गए, तो उस वक्त ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बजाय स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो गया। ये वही दौर है जब आपके जहन में हो, जब बैलेंस शीट की टर्म से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की टर्म इंट्रोड्यूस हुई IS1 में, और जब प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म से स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके साथ ही ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी जो थी वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिप्लेस हो गई। और ये एक बेहतर प्रेजेंटेशन थी एक्चुअली स्टेटमेंट के नाम की, कि रादर देन कॉलिंग इट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसकी तरतीब को एक कह लीजिए कि बोलने और ग्रामेटिकली शायद ज़्यादा बेहतर कर दिया गया। तो यहाँ से बात आगे चल पड़ी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पूरा दारोमदार ही कैश और नॉन कैश बोथ, यानी कैश बेस्ड और नॉन कैश बेस्ड दोनों ट्रांजैक्शंस को साथ लेके चलता है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिमरीली, एक्सेप्ट फॉर द कैश फ्लो, कहीं पे भी कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करती है, और तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन एक्रूअल बेसिस पे ही सामने आ रही होती है। तो ये वो वाहिद स्टेटमेंट है जो कि इस कमी को पूरा करती है कि अगर कैश बेसिस के ऊपर किसी एंटिटी की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है तो ये कैसे सामने आएगी। हर जगह पे नहीं, मगर बहुत सी जगहों पे मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को समटाइम्स बहुत कम अहमियत दी जाती है, कि ये तो जैसे एक फॉर्मेलिटी है कि ये इसने भी बनना ही है, और असल चीज़ तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। बट कैश फ्लो तो चलें बनानी ही होती है, तो चलें जी इसको भी बैठ के टैली कर लेंगे और बना लेंगे। तो उससे हट के मैं इसको यूं देखता हूं कि जो IFRS का मंशा है वो तो यही है कि किसी एंटिटी की एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड देन टू यूटिलाइज इट वो सामने आ सके। ये ऐन मुमकिन है कि किसी एंटिटी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांगली उसके नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हों, मगर उसके कैश फ्लोज बहुत पुअरली उसकी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर रहे हों, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपका प्रॉफिट और लॉस तो अक्रूवल के ऊपर क्रिएट हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कैश मैनेजमेंट इतनी पुअर हो या आपकी कैश फ्लोज की हालात इतने पुअर हों कि जो एक बिल्कुल ऑल टुगेदर नई स्टोरी बयान कर रहे हों। तो इसीलिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस IFRS is to provide information about the cash flows and the entity's ability to generate cash flows and then their need कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होने हैं। और आप अपनी हिस्टोरिक जब किसी कंपनी के वैल्यूएशन भी कर रहे होते हैं, इवन फॉर समटाइम लोग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए भी ये देख रहे होते हैं, बल्कि समटाइम्स क्या लाजमन उसको देख रहे होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ सामने आती है कि कंपनी ऑपरेशनली अपने कैश फ्लोज को कितना अच्छे से मैनेज कर रही है। और अगर कंपनी कैश ही जनरेट नहीं कर पा रही है सफिशेंटली, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग रन में और इवन शॉर्ट रन में भी कंपनी किसी मुश्किल का शिकार होने जा रही हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे IS7 यही बताता है, हम सब इससे वाकिफ हैं कि कैश फ्लोज को तीन एक्टिविटीज़ में बांटा गया है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अगर मैं पहले बयान कर दूं तो लॉन्ग टर्म एसेट्स की एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, इन्वेस्टमेंट्स की एक्विजिशन एंड डिस्पोजल दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बुनियादी मकसद ये बयान करना है कि कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट क्या किया है। वो इन्वेस्ट आइदर अपने वो प्रोडक्शन एसेट्स में करेगी, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी में, या अलाइड PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, या वो इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में ही कर देगी, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट एक्वायर कर लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। वाइल जो आपके
प्रोडक्शन एसेट्स हैं वो नॉन करंट ही अमूमन आपको नजर आते हैं। इसीलिए दो हिस्सों में मैंने बांट के इसको लिखा है कि एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। ये अदर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती हैं। हाउएवर जाहिर है कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो कैश इक्विवेलेंट क्लासिफाई हो जाएंगी वो इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होंगी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से बिलोंग करती होंगी। हम जानते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी पे बेस्ड होता है। आप 100% इक्विटी बेस्ड भी हो सकते हैं, आप एक मिक्सचर ऑफ डेट इक्विटी भी हो सकते हैं। तो आइदर वे आपकी जो फाइनेंसिंग साइड है वो यहीं से ही सामने आती है, और उसके अंदर भी होने वाले इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आप दिखा देते हैं। तो गोइंग बैक, तो अब अगर हम वापस ऑपरेटिंग पे आए तो फिर जो कुछ बच जाता है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। यानी कंपनी की जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है वो भी, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी वजह से अगर आप समझते हैं कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग को क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो ये एक रेजिजुअल पार्ट दे दिया है कि ताकि कल कोई ऐसी एक्टिविटी ना सामने आ जाए जिसको आप कहें कि जी ये तो किसी में भी फिट नहीं हो रही, तो अगर वो कहीं पे भी नहीं जा रही तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल कर ली जाएगी। जो मैंने शुरू में तज़किरा किया था कि आपसे एक इंटरेक्टिव सिचुएशन सामने लाऊं और बातचीत भी कर सकूं, वो मेरा फोकस होगा कि सेक्शन 2 में जाके मैं आपकी तरफ आऊं। मुझे थोड़ी देर पहले हैंड रेज नजर आया था बिल्कुल शुरू में ही, मैंने उसको इग्नोर इसलिए किया कि अभी तो आगाज हुआ है। तो जरा सेक्शन 2 पे पहुंचेंगे तो फिर वहां पे कुछ इसको इस तरीके से देखेंगे, और फिर Q&A भी मौजूद है, उसमें भी अगर आप मजीद कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई खसूसी एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेटर्स बताना चाहें, तो मैं उस एक्सपेक्टेशन को, अगर उनके पिछले सेशंस में कुछ सामने आए हैं, तो मैं उसको भी ज़रूर कंसिडर कर सकता हूँ ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है, इसकी भी स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि कैश में कैश इन हैंड है और डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड डिपॉजिट्स कॉमनली अंडरस्टूड हैं, आमतौर पे जिस तरीके से आपके बैंक अकाउंट्स में फंड्स प्लेस्ड होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं। आप किसी भी टाइम बैंक में, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू रेगुलर बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, जैसे बैंकिंग टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है। अब जाहिर है बैंक अगर बंद है तो फिर तो आप चेक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, मे बी ऑनलाइन फिर भी कर पाएंगे, मगर डिमांड डिपॉजिट्स एक ऐसी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें वो डिपॉजिट बैंक के पास है और ऑन डिमांड आपको अवेलेबल है। और कैश इन हैंड है, उसमें कॉमन सी बात है। और कैश इक्विवेलेंट में तीन बातें जिसको बहुत स्ट्रेस किया गया, और कैश इक्विवेलेंट को बहुत डिबेट भी किया गया स्टैंडर्ड में, कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, रेडिली कन्वर्टेबल होती हैं, नोन अमाउंट ऑफ अमाउंट कैश में होती हैं, और इन पे रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। ये सारी बात अगर पूरी हो जाएगी तो ही आप उसको कैश इक्विवेलेंट क्लासिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इससे मुतल्लिक कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आगे, एक दो चीजें हैं जो बोर्ड लेवल पे दोबारा डिस्कस हुई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। हमें मालूम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज दो डिफरेंट टेक्निक्स पे प्रेजेंट हो सकती है, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है वो एक जैसी रहती हैं। हाउएवर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो इनडायरेक्ट में डिफरेंट अंदाज से पेश हो जाती हैं। मैं यूं कहूं कि बुनियादी तौर पे हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो डायरेक्ट मेथड पे ही होती है। हम उसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट को यूजुअली इनडायरेक्ट मेथड से प्रेजेंट कर देते हैं। सो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो हमेशा हम डायरेक्ट से ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मगर ऑपरेटिंग के लिए हम आइदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड को ऑप्ट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टेक्निक वही है जो कॉमनली हम सब देखते आए हैं और अरसा दराज साल हर साल से देखते आ रहे हैं, जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। उसमें उन चीज़ों को कैंसल आउट कर देते हैं जो या तो नॉन कैश हैं या वो नॉन ऑपरेशनल हैं, यानी वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से बिलोंग करती हैं। जब हम उनको कैंसल आउट कर देते हैं तो हमारे पास जो बाकी का जवाब बचता है वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्टली निकल आते हैं। यानी ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने की तरह है
कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करके जो एंड पे एक्स का जवाब निकलता है हम कहते हैं यही इसकी वैल्यू होगी। सो बुनियादी तौर पे इनडायरेक्ट मेथड में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये बता ही नहीं रहे होते कि हमारे कैश फ्लोज हैं क्या। हम नहीं बताते कि ऑपरेशंस में कितने पैसे खर्च हुए हैं, और हम नहीं बताते कि ऑपरेशन से कितने पैसे जनरेट हुए हैं। हम सिर्फ ये बताते हैं कि सारा कुछ कर करा के ऑपरेशंस में नेट कैश इतने का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। सो बुनियादी बात जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क है कि डायरेक्ट मेथड ये रिक्वायर करता है कि हम डायरेक्टली बयान करें कि कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेशंस में इनफ्लो का सबब बनी हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेशंस में आउटफ्लो का सबब बनी हैं। वो क्या चीज़ें प्रिमरली हो सकती हैं? रेवेन्यू के थ्रू, यानी कस्टमर से जो पैसे आ रहे हैं वो आपकी इनफ्लोज का सबब बनेंगे, और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो बहुत सारे आप स्पेंडिंग कर रहे हैं वो आउटफ्लो का सबब बन रहे हैं। अब अगर मैं ये मेंशन कर दूं कि जी कस्टमर से रिसीट इतनी हुई है अगेंस्ट द रेवेन्यू, कस्टमर से रिसीट इतनी हुई है अगेंस्ट द एडवांसेस, एंड सप्लायर्स को पेमेंट इतनी हुई है अगेंस्ट फॉर एग्जांपल द रॉ मटेरियल्स, सप्लायर्स को पेमेंट इतनी हुई है अदर देन रॉ मटेरियल्स, ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा जिसको हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो का रिजल्ट कहेंगे। मगर इनडायरेक्ट में हम इसको यूं चला लेते हैं कि हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस का रिजल्ट पकड़ो, से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स से यूजुअली लिया जाता है क्योंकि IAS 7 में जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दी गई हैं वहाँ पे आफ्टर टैक्स से उसको प्रेजेंट किया हुआ है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, उसमें टैक्स को ऐड बैक करते हैं, बहुत सारी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास कैश फ्लो निकल आता है। सो इनडायरेक्ट मेथड इज लेस एक्सप्रेसिव, इज लेस इंफॉर्मेटिव, while डायरेक्ट मेथड इज मोर एक्सप्रेसिव कि क्या हो रहा है। मगर दोनों मेथड्स चूंकि स्टैंडर्ड को कबूल हैं, इसलिए आप जो भी तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे स्टैंडर्ड की नज़र से आप ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव कर ही लेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि कभी आप को फुर्सत मिले, वैसे तो फुर्सत ज़िंदगी में कभी कभार मिलती है, बल्कि शायद अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान सोचता है कि फुर्सत नहीं मिलती, मगर फिर भी आपको प्रोफेशनल फुर्सत मिले तो आप मुख्तलिफ कंपनीज की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से कैश फ्लोज यानी ऑपरेटिंग पार्ट को ज़रा सामने रख के खुद बना के या बना हुआ देख के एवेल्यूएट करेंगे, तो आप इस बात को यकीनन अप्रिशिएट करेंगे कि उस कंपनी के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल रही है जब आप डायरेक्ट को देखते हैं। एक और अहम बात यह है कि IAS 7 ये रिक्वायर करता है कि ये जो कैश फ्लोज प्रेजेंट होने हैं ये ग्रॉस बेसिस पे प्रेजेंट होने हैं। सो अगर मैं अभी जिस तरह जिक्र कर रहा था कि कैश रिसीट हुई है फ्रॉम कस्टमर्स और कैश पेमेंट हुई है टू सप्लायर्स, तो मैं इसको नेट नहीं करूंगा, मैं अलग अलग प्रेजेंट करूंगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैंक से लोन ले लिया है 500 मिलियन का, और ड्यूरिंग द ईयर फिर मैंने लोन वापस भी कर दिया है 200 मिलियन का, तो मैं नेट बेसिस पे 300 मिलियन का लोन नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं दिखाऊंगा कि 500 मिलियन से मुझे रिसीट आई है लोन की और 300 200 मिलियन से मैंने रिपेमेंट की है लोन की। तो ये I7 के मुताबिक ग्रॉस बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन को ऑप्ट किया जाएगा। हाउएवर सर्टन ऐसी बातें भी स्टैंडर्ड ने डिस्कस की हैं कि जहाँ पे नेट बेसिस पे प्रेजेंट करने की इजाज़त है। वो बातें आप पैरा 22 से 24 में बहुत देर तफसील से भी देख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है कि जैसे अगर आप किसी कस्टमर के बिहाफ पे रिसीट एंड पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपके हाथ में कस्टमर से पैसे आए और आपने आगे सेलर को पकड़ा दिए, यानी परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी से पैसे पकड़े और बायर सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी के हाथ में दे दिए। तो ऑल्दो आपके हाथ में पैसे आए और फिर पैसे निकल गए, बट ये इसको नेट बेसिस पे ही प्रेजेंट करना मुनासिब होगा, क्योंकि अलग अलग प्रेजेंट करना असल में आपकी कैश फ्लो को प्रेजेंट नहीं कर रहा। आपने तो एक पार्टी के बिहाफ पे पैसे पकड़े और अगली पार्टी को दे दिए, तो असल में ये आपका कैश फ्लो नहीं है। असल में तो ये दो लोगों का आपस की एक ट्रांजैक्शन थी, आप उसमें दरमियान में क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर थे लिहाजा आपने उसको राउट कर दिया अपने थ्रू। इट डज नॉट मीन कि ये आपका कैश फ्लो हो गया है। तो यहाँ पे उसको नेट बेसिस पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। इसी तरह स्टैंडर्ड खुद एक एग्जांपल देता है क्रेडिट कार्ड्स की, कि जैसे क्रेडिट कार्ड्स में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, यानी कि क्रेडिट और डेबिट हो रहा होता है, तो उसको भी नेट बेसिस और बहुत बल्क में और लार्ज क्वांटिटी में हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी वो प्रैक्टिकल रीजंस पे भी अलाउ करता है कि आप उसको नेट बेसिस पे प्रेजेंट कर सकते हैं।
कुछ चीज़ों के मतलब IS 7 रिक्वायर करता है कि उसका सेपरेट लाइन आइटम डिस्क्लोजर होना चाहिए। सेपरेट लाइन आइटम डिस्क्लोजर डज मीन कि इसको अलहदा से प्रेजेंट होना लाजमी है। इसीलिए आप देखते हैं, मैंने भी तज़किरा किया थोड़ी देर पहले, कि जब हम कैश फ्लोज बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, तो ऑपरेशंस में हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और या बिफोर टैक्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स से लिखा है और उसमें आपने इनको ऐड बैक किया है, तो क्यों ऐड बैक किया है? लेट्स से अगर आपने लिखा कि जी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100 मिलियन का, और उसमें मैंने इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दिया है, तो क्यों ऐड बैक कर दिया है? इसलिए ऐड बैक कर दिया है क्योंकि IS 7 ये चाहता है कि उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दिया जाए। तो आप चूंकि प्रॉफिट और लॉस में उसको एक्रूल बेसिस पे लेके आए हैं, वो एक्चुअल कैश फ्लो को दिखा नहीं रहा है, वो तो एक्रूड अमाउंट को इंक्लूड करके दिखा रहा है। एक्चुअल कैश फ्लो उससे मुख्तलिफ हो सकता है। लिहाजा आप क्या करते हैं कि आप उसको ऐड बैक कर देते हैं, और बाद में नीचे जाके आखिर में अलहदा से उसको दिखा देते हैं कि जी इंटरेस्ट पे इतना हुआ। तो इसको अलहदा से दिखाने की वजह यही है कि IS 7 हमसे मांगता है कि इसका सेपरेट लाइन आइटम डिस्क्लोजर दिया जाए। सो हम इंटरेस्ट का सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे, रिसीव्ड का भी, पेड का भी। ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं वो आप किसी इन्वेस्टमेंट पे कर रहे होंगे, किसी डिपॉजिट पे कर रहे होंगे, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। और जो पे कर रहे होंगे वो मोस्ट लाइकली किसी ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बिलोंग करता होगा, तो आप उसको ऑपरेशन या फाइनेंसिंग में ले जाएंगे। IS 7 इस बात की इजाज़त देता है कि आप इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट पेड की बात हो रही है, और आप उसको ऑपरेशंस में भी दिखा सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि इंटरेस्ट जो आपने बेयर किया है वो इंटेंगल्ड है विद योर ऑपरेशंस। यानी आपने अगर मिसाल के तौर पे कोई बोरिंग की है, उस बोरिंग से आपने वो किधर लेके गए, वो आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उस पैसे को कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने वो रनिंग फाइनेंस से पैसे लिए और आपने उसे रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के उसको प्रोड्यूस करके सेल किया, और उसके बाद जो पैसे आए उससे रनिंग फाइनेंस को एडजस्ट करा दिया। अब इस सारे प्रोसेस में अगर आपको 40-50 दिन का लेट से ऑपरेटिंग साइकिल आपका लगा और उसमें आपको वो मार्कअप बेयर करना पड़ा, तो जाहिर है वो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो उसको ऑपरेशंस में आना चाहिए। फिर एक दूसरी एग्जांपल ये आ सकती है कि आपने कोई पैसे इन्वेस्टमेंट सीख की बैंक से, उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, और फिर उससे इन्वेस्टमेंट उस प्लांट एंड मशीनरी से प्रोडक्शन की, चीज़ें सेल की और पैसे आ गए। तो अब उसके ऊपर जो आपने बोरिंग कॉस्ट बेयर की है, कोई कह सकता है कि जी इसमें तो आपने कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, कोई ऑपरेशंस में नहीं लेके गए। मगर जाहिर है, सोचने की बात है कि आखिर आपने उस बोरिंग से खरीदा तो प्लांट एंड मशीनरी ही था, और प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो ऑपरेशंस के लिए ही था। तो आपकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को अगर एवेल्युएट करना हो, तो वन कैन आर्गू कि इसको ऑपरेशंस में होना चाहिए। तो IS 7 इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए दोनों तरह की इजाज़त देता है कि आप अगर इसको चाहें तो फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं, और आप अगर इसको चाहें तो ऑपरेशंस में भी दिखा सकते हैं। इसी तरह डिविडेंड्स अगर आपको रिसीव हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पे आए होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेपरेटली दिखाएंगे। और अगर डिविडेंड्स आपने पे किए हैं, तो आपने अपने इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूटरी जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड दिया होगा। तो ये इक्विटी जो आपने ली है उसके ऊपर एक कॉस्ट बेयर की है, क्योंकि इक्विटी एक फाइनेंसिंग एलिमेंट है। तो इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है डिविडेंड, वो भी फाइनेंसिंग में आ जानी चाहिए। मगर एक दूसरा आर्गुमेंट ये भी आ जाएगा कि एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी को जब एवेल्युएट करेंगे, तो उसकी कैपेबिलिटी टू पे डिविडेंड भी साथ ही असेस करेंगे, या कंपैरिजन विद द डिविडेंड भी साथ ही करेंगे। तो फिर इसको ऑपरेशंस में भी आ जाना चाहिए। सो आइदर वे, ये दोनों तरह से अलाउ किया गया है कि इसको भी अ, आप दोनों जगह पे, यानी ऑपरेशंस में भी दिखा सकते हैं और फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं डिविडेंड्स पेड को। गिव मी फ्यू मोमेंट्स। जी, इसी तरह टैक्सेशन है कि जिसमें
टैक्सेशन। अच्छा, मुझे लगता है शुरू में जब मैं एक जुमला बोल रहा था कि आप ऑपरेशंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करते हैं, या क्या बोला था मैंने, बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं, एज आई रिमेम्बर। सो टैक्सेशन को भी इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आमतौर पे दिखा दिया जाता है, इसकी भी इजाज़त है। इससे मुतल्लिक एक डिबेट है जो कि इफ्रिक में हुई थी, वो मैं आगे आपके साथ जिक्र करूंगा। अच्छा जी। उसके बाद इसी तरह अगर आपने कोई सब्सिडरी एक्वायर कर ली है, यानी कोई बिजनेस एक्वायर कर लिया है, उसका कंट्रोल एक्वायर कर लिया है, तो उसको भी आप, उसका जो कैश फ्लो हुआ है वो भी आप ग्रॉस बेसिस पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक एक्विजिशन की है एक एंटिटी की, और उस एक्विजिशन में आपने हो सकता है कि आपकी 5,000 मिलियन की एक ट्रांजैक्शन थी, जिसमें 3,000 मिलियन आपने एज इक्विटी स्वैप कर लिया है, कुछ शेयर इशू कर दिए हैं, और 2,000 मिलियन आपने ओनर ऑफ द एक्वायरी को पैसे दे दिए हैं। तो आपकी जेब से 2 बिलियन का कैश आउटफ्लो हुआ है, यानी कंपनी ने 2 बिलियन का कैश आउटफ्लो किया है। तो उस 2 बिलियन के कैश आउटफ्लो को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। इसको मैंने सेपरेट लाइन आइटम डिस्क्लोजर में कैटेगराइज इन चीज़ों को इसीलिए किया है स्पेसिफिकली, कि ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि इनको अलग अलग दिखाना है। इनको आप किसी दूसरी लाइन आइटम के अंदर एग्रीगेट करके, मर्ज करके नहीं दिखा सकते। दिखाएंगे तो जाहिर है कि वायलेशन ऑफ दी आईएफआरएस में चले जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरह जब आप ट्रांजैक्शंस, यू अंडरस्टैंड कि एक एनवायरनमेंट जिसमें एक ग्रुप एनवायरनमेंट हो, या एसोसिएट्स का एनवायरनमेंट हो, या जॉइंट वेंचर्स का एनवायरनमेंट हो, तो एक ख्याल ये पैदा हो सकता है कि अगर एक पेरेंट सब्सिडरी है या इन्वेस्टर एसोसिएट है, तो उनकी जो कैश फ्लोज हैं, क्या उनको कंबाइन कर दिया जाएगा? सेपरेट फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, कंसोलिडेटेड की बात नहीं हो रही। तो क्या उनको कंबाइन कर दिया जाएगा? तो उस गलत फहमी को अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड खुद ये बात बयान किए देता है कि जब आप अपनी सब्सिडरी के साथ या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो ट्रांजेक्शन जो आपके और उसके दरमियान हुई है, सिर्फ उसको ही दिखाया जाएगा, ना कि उसकी कैश फ्लो और आपकी कैश फ्लो को इकट्ठा कर दिया जाएगा। क्योंकि उसकी कैश फ्लो है, और आपकी कैश फ्लो आपकी कैश फ्लो है। और आपके दरमियान में जो ट्रांजेक्शन हुई है, मिसाल के तौर पे आपकी सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और पेरेंट को रिसीव हुआ है, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, तो इसको यकीनन कैश फ्लो में दिखाया जाएगा, सेपरेट फाइनेंशियल्स की बात कर। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स रिक्वायर किए गए हैं कि आप, नंबर एक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट बयान करें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या हो सकता है? कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो सो इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं। तो फिर IS 7 रिक्वायर करता है कि आप उसके कंपोनेंट्स बयान कीजिए, कि भाई मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं जिनको मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिया हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी फ्रेमवर्क में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में आमतौर पे करंट एसेट्स में आखिरी आइटम के तौर पे कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिखाते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स में दिखा देते हैं। मगर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, तो वहां पे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप गौर कीजिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम पैदा करता है टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग, कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नंबर आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में दिखा रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा कहीं बैलेंस शीट में, क्योंकि वहां तो कैश एंड बैंक बैलेंस नजर आ रहा है, वहां तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर नहीं आ रहा। तो एन मुमकिन है कि कोई ऐसी चीज हो जो आपने इन्वेस्टमेंट्स में दिखा रखी हो, और कैश फ्लो पर्पजेज के लिए आपने उसको कैश इक्विवेलेंट में दिखा रखा हो। तो ये जरूरी है कि आप अपने कंपोनेंट्स ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बयान करें, और उसकी रिकंसिलिएशन भी प्रोवाइड करें, कि ओपनिंग में क्या क्या कुछ था और क्लोजिंग में क्या क्या कुछ था। इसी तरह एक और अहम डिस्क्लोजर ये भी रिक्वायर्ड है कि आप अपनी पॉलिसी बयान कीजिए, कि आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फैसला कैसे करते हैं। ये पॉलिसी भी एक निगलेक्टेड सी पॉलिसी है, समटाइम्स हम देखते हैं नज़र भी नहीं आती, बट वैसे तो पॉलिसीज बड़ी कम्प्रिहेंसिव, अब आप देखते हैं फाइनेंशियल के साथ अमूमन मौजूद होती हैं, बट बाज़ अवत ये ओमिट हो जाती है या इग्नोर हो जाती है। या अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ रही हैं,
खास तौर पे उनके लिए ये पॉलिसी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि उनको ये बताना है कि व्हाट वाज द रूल और पॉलिसी दे हैड अडॉप्टेड विच डिफाइंड व्हाट टू इंक्लूड इन द क्वेश्चन कैश इक्विवेलेंट। तो वो अपना वो क्राइटेरिया ले डाउन कर देंगे, जाहिर है अंडर द गाइडलाइन ऑफ आई 7 ही ले डाउन करेंगे, बट वो अपनी पॉलिसी को ले डाउन करेंगे कि हाउ दे हैव अप्लाइड द पॉलिसी एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी तरह अगर ग्रुप एनवायरनमेंट में है और यानी पेरेंट सब्सिडरी एनवायरनमेंट में है और कोई ऐसे कैश फ्लोज, कोई ऐसे कैश बैलेंसेस हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस हैं जो कि ग्रुप को अवेलेबल ही नहीं है फॉर यूज, उनको अलहदा से दिखाना लाजमी है। एक एग्जांपल ले लीजिए। आपको याद होगा जब पिछले इनफॉर्मली तो आज भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी मसाइल हैं, इंपोर्ट की पेमेंट्स पे काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, बहुत बड़ी पेमेंट्स हों तो वो उसमें ख़ास तौर पे काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। मगर आप याद करेंगे एक वक्त आया था कि जब हमारे फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो सेवरली डिप्लीट हो गए थे, और एक तरह का एक बैन लगा दिया था स्टेट बैंक ने कि सर्टन पेमेंट्स आउटफ्लोज होंगी ही नहीं, और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी अप्रूवल पे ले गए थे। तो उस दौर में पाकिस्तान से और उसके बाद बहुत अरसा तक पाकिस्तान से डिविडेंड्स जो कि पेरेंट कंपनीज आउटसाइड पाकिस्तान थी वो नहीं जा पाए। तो ये जो चैलेंजिंग एरिया है, ये चैलेंजिंग पीरियड है जिसमें कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जिसमें आपके ग्रुप के पास कुछ सर्टन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हों मगर वो ग्रुप को अवेलेबल ना हो सकते हो। एक सिचुएशन इस तरह मैंने बताई, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन की हो सकती है, या कोई और इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कोई कंट्री की कोई इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कोई और के जिसमें आपके पास डिस्पाइट यू हैड द मनी बट यू कांट यूज इट, तो उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना लाजमी होगा। कुछ डिस्क्लोजर्स इनकरेजमेंट पे हैं, यानी इट्स दीज आर गुड टू हैव डिस्क्लोजर्स। अगर आप नहीं देंगे तो कोई वायलेशन नहीं है, और अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड इसको इनकरेज करता है कि आपके पास अगर को अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटी मौजूद है विच मे बी यूज्ड फॉर योर ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड टू सेटल योर कैपिटल कमिटमेंट्स, तो उनको बयान कर दीजिए। ये बात किसी हद तक अगर आप गौर करें तो इनडायरेक्टली रिलेट करती है कंपनीज और एक्ट के एक डिस्क्लोजर से, जो फोर्थ फिफ्थ स्केड्यूल में जो डिस्क्लोजर दिए हुए हैं उनमें एक डिस्क्लोजर आपको याद होगा कि वहाँ पे जो आपकी अनयूज्ड लिमिट्स पड़ी होती हैं फाइनेंसिंग की, उनके डिस्क्लोजर का मामला उठाया जाता है। तो ये वैसी ही बात है कि अगर आपकी कोई अनयूज्ड अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो कि आप अपनी फ्यूचर ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए या टू सेटल योर कैपिटल कमिटमेंट्स जो कि आपने कमिटमेंट के नोट में डाल रखी हैं उनके लिए अवेलेबल हैं, तो आप उसको इनकरेज्ड डिस्क्लोजर के तौर पे दे सकते हैं। इसी तरह आप जब कैश फ्लो इनकर कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी की बीएमआर कर रहे हैं, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो आप ये भी फर्दर सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि व्हाट कैश फ्लो वाज स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी एंड व्हाट कैश फ्लो वाज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग योर कैपेसिटी। तो ये भी एक डिस्क्लोजर है जो कि एनकरेज डिस्क्लोजर के तौर पे आई 7 रिक्वायर कर रहा है। और लास्टली जो IFRS 8 रिक्वायर करता है कि आप सेगमेंट रिपोर्टिंग कर दें, और आपको याद होगा वहाँ पे आप अपने एसेट्स को और प्रॉफिटेबिलिटी को सेगमेंट करके पेश करते हैं, तो आई 7 भी वहाँ आपको इनकरेज करता है कि आप अपनी कैश फ्लो को भी सेगमेंट करके पेश कर सकते हैं। ये जो बुनियादी सी डिस्कशन अभी हमने की, यहाँ तक अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं इस सेक्शन को एटलीस्ट, क्योंकि ये बेसिक्स थी, एक तरह का मैंने इसको रीकैप इसलिए टाइटल किया। वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द आई 7 एंड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, लेकिन उसका एक हमने रन थ्रू कर लिया। तो अगर यहाँ तक कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जी, एनीवन।
जी बिल्कुल, ऑन आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है वो चूंकि आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए उसको हम जेर बहस नहीं लेके आए। आप ठीक कह रहे हैं। जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स बिट फर्दर, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैश, हम आज तक सीखते आए हैं कि कैश क्या होता है। कैश इन हैंड होता है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। इतनी ही सिंपल बात के ऊपर बहुत सी डिबेट हो गई, और मुख्तलिफ क्यूरीज जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बोर्ड है उसको पहुंची, जिसके जवाब में उन्होंने जो इफ्रिक है, जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है, उसको बहुत सी जो क्यूरीज थी पहुंची, और उन्होंने उसके ऊपर अपना रिस्पांस गैदर किया। क्वेश्चन बुनियादी तौर पे ये पैदा हुआ कि अगर कोई ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो अंडर रिस्ट्रिक्शन हैं, तो क्या वो कैश कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। मिसाल के तौर पे, आपका एक बैंक बैलेंस है 100 मिलियन का। आपने कोई फाइनेंसिंग या कोई सर्विसेज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेनी थी, और उन सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए आपने अपने उस बैंक डिपॉजिट को अंडर द लियन दे दिया ऑफ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत कॉमन है। आप कोई लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी खोलना चाहते हैं, बैंक कहता है कि जी इधर इसका कोलेटरल आप मेरे साथ रजिस्टर कर लें या कैश डिपॉजिट दे दें। आपने कहा जी मैं कैश डिपॉजिट देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो आपको लेट से 90 मिलियन की एलसी खोलनी थी, आपने 100 मिलियन का कैश डिपॉजिट किया, बैंक ने उसके ऊपर लियन क्रिएट कर लिया। अब ये जो पैसा है ये अंडर लियन पड़ा है, यू कैन नॉट यूज इट until some further future time। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 साल की एलसी को लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो 3 साल के लिए अब ये पैसा ब्लॉक हो गया है। तो शुड बी कॉल इट कैश अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और शुड बी नॉट। दिस इज वन क्वेश्चन। एंड अगर कोई जवाब देना चाहे तो जरूर दे सकता है। एंड एक दूसरा सिनेरियो ये पैदा हुआ कि अगर आपके पास बैंक बैलेंसेस हैं और उस पर बैंक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, you are free to use it, but under some contractual obligation by a third party, you are bound not to use it. So now the situation is, the bank is not going to put any restriction। अगर आज आप चेक लिख के बैंक से पैसे मूव करना चाहेंगे, बैंक कर देगा। मगर एक थर्ड पार्टी ने अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑब्लाइज्ड कर दिया है कि आप इसे पैसे नहीं निकालेंगे। कहने को ये पैसा आपकी एक्सेस में है, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड बाय द बैंक, बट ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रैक्चुअली आप बाउंड हैं कि आप इसको इस्तेमाल भी ना करें। तो ऐसी सूरत हाल में इनके साथ क्या होना चाहिए। आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि यू कैन शो द डिपॉजिट बट डिस्क्लोज दैट इट इज अंडर द लियन और प्लेज्ड। बिल्कुल ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करते रहें, मगर ये बता दें कि ये अंडर द लियन है। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, ऐसा ही होगा। और दूसरा सिनेरियो जो है उसके अंदर क्या किया जाए, क्या उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिया जाए। ओके, मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि इट अंडर बोथ दिस सिनेरियोज इट शुड नॉट बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं अब चूंकि पहले क्रैक कर चुका हूँ कि पहले में मैंने कह दिया, आपका जवाब दुरुस्त है। तो यकीनन नंबर एक की हद तक तो जवाब दुरुस्त है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर फॉल करेगा, बट यू विल डिस्क्लोज इट दैट इट इज अंडर द लियन और प्लेज। एंड दूसरी बात जो आपने कही, इन बोथ सिचुएशन इट शुड नॉट बी कैश, तो दूसरे सिनेरियो में क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कोई अपना इनपुट दीजिए। तारिक मोइन साहब फरमा रहे हैं कि दे हैव टू बी टेकन आउट फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्क्लोज इन द रिकंसिलिएशन एज अ लियन। सो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि नंबर एक की हद तक तो मैं कह ही चुका हूँ कि वो ठीक जवाब है, तो अब वो तो ओपन हो चुका। नंबर दो की हद तक हम वी आर स्टिल अंडर डिस्कशन कि क्या उसको कैश डिक्लेयर करें या ना करें। ओके। सो
इफ्रिक ने इसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद ये नतीजा निकाला कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही शामिल रहेंगे, और इसके सेपरेट डिस्क्लोजर दे दिए जाएंगे कि ये अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप गौर करें तो जो IS-7 इटसेल्फ है, वो डिस्क्लोजर्स में एक जगह पीछे हम डिस्कस करके आए, एक ग्रुप के पर्सपेक्टिव से भी, वो डिस्क्लोजर में ये रिक्वायर करता है कि अगर कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर रिस्ट्रिक्शन है तो वो बयान करें। इसी तरह IS-1 में अगर आप चले जाएं, वहां पे भी ये बात डिस्कशन में है कि अगर कोई ऐसे कैश है जो कि अंडर रिस्ट्रिक्शन है तो उसको डिस्क्लोज करें। तो आईफ्रिक ने ये नतीजा निकाला कि अंडर द करंट गाइडलाइन ऑफ द IFRS, IS-1 हो या IS-7 हो, दी बोथ ऑफ दीज qualify to be called as cash. However, a separate disclosure will be required. तो अप्रैल 2022 में इसके ऊपर ये जवाब इफ्रिक ने पेश किया, और उन्होंने कहा कि इट स्टिल इज कैश एज पर द डेफिनेशन ऑफ द IFRS, एंड यू विल कंटिन्यू टू डिक्लेयर इट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट with the relevant disclosure of the constraints or restrictions whatever are applicable. फिर एक और क्वेश्चन ये सामने आया बाज़ औक़ात कि जी, हमने एक फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदी है कंपनी की, हमने बैंक से लोन लिया, से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, आपकी कोई टर्म लोन है प्रोजेक्ट का, आपने बैंक से फाइनेंसिंग ली, और उस फाइनेंसिंग से कंपनी ने एक गाड़ी खरीद ली। अब बुनियादी तौर पे एक तरफ फाइनेंसिंग के पैसे कैश इनफ्लो हुआ, और दूसरी जानिब कैश आउटफ्लो हो गया और आपने गाड़ी खरीद ली। तो अपेरेंटली नज़र यही आता है कि इस फाइनेंसिंग की वसूली को मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाऊं, और जो गाड़ी की खरीद है उसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाऊं। फिर क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि अगर ये दोनों ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक नई फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन बनती है जिसको हम लीज बोलते हैं। तो अगर आपने एक गाड़ी लीज पे ली है और उसको बुक कर लिया है एज PPE, तो ऑन वन साइड आपने एसेट इंक्रीज कर दिया, और ऑन दी अदर साइड आपने लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी है। दोनों सूरतों में सिचुएशन तो वही पेश आई है जो मैंने पहले बताई थी, कि आपने बैंक से बोरिंग ली और फिर उससे पैसे देके गाड़ी खरीद ली। तो क्या इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? क्या इसको हम इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो दिखा दें और फाइनेंसिंग में इनफ्लो दिखा दें, या इनको नेट कर दें, या क्या करें? इसके ऊपर आप लोगों का क्या ख्याल है? लीज पेमेंट्स एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ओनली। लीज पेमेंट्स तो जाहिर है अभी तब आएंगे ना जब आगे रीपेमेंट शुरू होगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट की, कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे पेश करना है। कि आपने दो सिनेरियोज मैंने पेश किए, कि एक तो यह है कि आपने बैंक से टर्म लोन लिया, इनफ्लो आया, फिर आपने एक गाड़ी खरीदी, आउटफ्लो हो गया। प्लांट मशीनरी खरीद लिया, कुछ और खरीद लिया, आउटफ्लो हो गया। तो एक तरफ एसेट का इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ लाइबिलिटी का इंक्रीज हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने बैंक से लीज करवा लिया एक एसेट, उस सूरत में भी एक तरफ एसेट में इंक्रीज हो गया, एक तरफ लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया। हाउ वुड दीज बोथ ट्रांजैक्शंस बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज? मोहम्मद, नाम पूरा मुझे नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद, ना NAD कुछ आ रहा है, नादान नहीं मैं पढ़ सकता इसको, मोहम्मद नादिर शायद हो, आई डोंट नो। सेपरेट एसेट्स इनटू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड लीज लायबिलिटी एज फाइनेंसिंग लायबिलिटी। और फिर है लोन PP इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लीज रेंटल इन फाइनेंसिंग। लीज रेंटल की तो अभी बारी नहीं आई, अभी तो एसेट सिर्फ एक्वायर हुआ है। लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ PP इन इन्वेस्टिंग, द एसेट एडिशन में बी शोन इन्वेस्टिंग एंड नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज एज फाइनेंसिंग। बोथ अकाउंट्स आर क्लब टू डिटरमिन द नेट कैश फ्लो। अच्छा, यहाँ पे कुरेक्शन ये कर लीजिए कि पहली बात तो ये, जिस तरह अभी शुएब ने कहा है कि दोनों को नेट कर लें, तो हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस करके आए कि कैश फ्लोज तो ग्रॉस बेसिस पे प्रेजेंट किए जाते हैं, नेट करने की इजाज़त नहीं है। सो अगर मैं इवन यहाँ तक भी नहीं है कि अगर मैंने एक लोन लिया है और फिर वो लोन वापस दे दिया है तो भी नेट नहीं करूँगा।
जो लोन लिया है उसको रिसीट दिखाऊंगा, और जो लोन वापस किया है उसको पेमेंट दिखाऊंगा, दोनों फाइनेंसिंग में दिखाऊंगा, नेट नहीं करूंगा। तो यहाँ तो चीज़ ही अलग अलग है, एक इन्वेस्टिंग की आइटम है, एक फाइनेंसिंग की आइटम है, इनको तो किसी सूरत नेट करना स्टैंडर्ड की मंशा के खिलाफ होगा। जनरली ये मुझे ये फीडबैक आपका मिल रहा है कि आप कह रहे हैं इसको पीपी को इन्वेस्टिंग में दिखा दें और फाइनेंसिंग को फाइनेंसिंग में दिखा दें। मैंने आपके सामने दो सिनेरियोज रखे हैं, दोनों सिनेरियोज के जवाब अलग अलग हैं। सिनेरियो नंबर वन, आपने एक टर्म लोन लिया, इनफ्लो आया, पैसे बैंक में आए, आपने फिर बाद में एक मशीन खरीदी और पैसे पे कर दिए, एसेट में इजाफा हो गया, लोन में भी इजाफा हो गया, यानी लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया। जो पैसे इनफ्लो हुआ उसको फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, जो पैसे आउटफ्लो हुआ उसको इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक जवाब है जिसने इस एंगल से जवाब दिया है। दूसरी सिचुएशन है कि मैंने एक एसेट बैंक से लीज करवा ली है, किसी भी इदारे से लीज करवा ली है। तो ऐसी सूरत में मुझे एसेट मिला है और दूसरी तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ना पैसे इन हुए ना पैसे आउट हुए, तो ये कैश फ्लो नहीं है, ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, और इसको कैश फ्लो में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। गलत फहमी यहाँ से पैदा होती है कि जो मैंने दोनों सिनेरियो दिए हैं दोनों का आउटकम सेम है, मगर लीज की शक्ल में वो एक्चुअली कोई नॉन कैश, वो एक्चुअली कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। वो आपने एक एसेट लिया है, बदले में लायबिलिटी खड़ी कर दी है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई चीज़ क्रेडिट पर खरीद लेते हैं। अगर आप आज किसी सप्लायर से कोई चीज़ क्रेडिट पर खरीद लें, तो क्या एसेट करें, क्या एंट्री देंगे, यही कहेंगे इन्वेंट्री को या एसेट को डेबिट करेंगे, पेबल को क्रेडिट कर देंगे, देयर इज नो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। सो इसीलिए लीजेस की शक्ल में अगर आप इसको रेकग्नाइज कर रहे हैं तो ये रेकग्नाइज नहीं होगा, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। एक और क्वेश्चन सामने ये आया, ये मैंने पैरा रेफर कर दिया, पैरा 43 44 में इस बात को डिस्कस भी किया हुआ है, और भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन रेफर इट टू। फिर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ सेल्स टैक्स की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की जाती है, और दुनिया में भी की जाती है। यानी आप जानते हैं कि जब हम सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो हम उसके ऊपर लिखते हैं कि ये अमाउंट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इतनी है और एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स इतनी है। फिर जब आप ये भी जानते हैं कि कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं कि जब आपने रेवेन्यू या टर्नओवर को डिस्क्लोज करना है तो वो इंक्लूसिव ऑफ द सेल्स टैक्स डिस्क्लोज करना है, देन उसमें से सेल्स टैक्स माइनस करके आप नेट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, जिसको आप रेवेन्यू बोलते हैं, वो दिखा देते हैं। तो फिर ये सवाल पैदा हुआ, और सिर्फ हमारा ही नहीं, दुनिया में और भी टेरिटरीज में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या हमें कैश फ्लोज को, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को इंक्लूडिंग वैट, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स बेसिस पे प्रेजेंट करना चाहिए, या एक्सक्लूडिंग वैट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स बेसिस पे प्रेजेंट करना चाहिए। जी, शुएब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ पिछले से मुतल्लिक जो है इसका जवाब होने के बाद। जनाब, मोहम्मद अली कहते हैं जी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होना चाहिए, कैश रिसीव्ड नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ओके, ऑन कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग होना चाहिए, लाइक सब फरमा रहे हैं एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। फिर ऑन कह रहे हैं एज दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द एफबीआर। ये नहीं, जो इधर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उससे ये बात समझ में आ रही है कि हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं या परसीव कर रहे हैं कि चूंकि ये पैसा हम किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट आवर मनी, तो हमें इसको अपने कैश फ्लो में नहीं दिखाना चाहिए। और लाइक साहब फरमा रहे हैं, लाइक सलीम साहब फरमा रहे हैं कि ये इसका वैसे भी टैक्स का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है तो इसको उधर जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर कर दूं। पहली बात, तो आपने कहा टैक्स का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, तो वो टैक्सेस के स्टैंडर्ड के नीचे देना है, और जो टैक्सेस का स्टैंडर्ड है विच इज IAS 12, वो इनकम टैक्सेस की बात करता है, डायरेक्ट टैक्स की बात करता है, वो सेल्स टैक्स या वैट की बात नहीं करता है। लिहाजा जो टैक्सेस के सेपरेट डिस्क्लोजर की बात आ रही है वहां पे हम इनकम टैक्सेस को सेपरेटली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप गौर करें तो थ्रू आउट दी स्टैंडर्ड ऐसी कोई बात बयान नहीं की गई कि वैट को कैसे हैंडल करना है, सेल्स टैक्स को कैसे हैंडल करना है। तो नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन
जैसे हमने अभी, आप बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने ये इंटरप्रेट किया कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट वी आर अ कलेक्टिंग एजेंट ऑफ एफबीआर फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, hence this is not our cash flow. बिल्कुल, I agree to this. And the cash flow should be presented excluding sales tax. Okay. Some other party may claim कि हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो किसी ना किसी के बिहाफ पे ही कलेक्ट कर रहे हैं, यानी इन सारे कामों में हमारा अपना क्या है? हमारा अपना तो प्रॉफिट है, वगरना तो अगर मुझे किसी से 100 मिलियन वसूल करना है तो शायद उसमें से 80 मिलियन का मुझे किसी को आगे रॉ मटेरियल के पैसे देने हैं। किसी से मैंने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे उठाया, उसको कहा यार मुझे रॉ मटेरियल दे दो क्रेडिट पे, मैं इससे चीज तैयार करूंगा और 100 मिलियन की बेच दूंगा, बीच में से 80 जो आएगा तुम्हें भी दे दूंगा। तो क्या मैं ये कहूँ कि ये किसी के बिहाफ पे कलेक्ट हुए हैं? नहीं, मेरा रेवेन्यू तो 100 ही मिलियन है। तो देर कुड बी एन अ डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। आई एम नॉट सेइंग कि ये दोनों इंटरप्रिटेशन में से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज देर आर पॉसिबिलिटीज दैट डिफरेंट पीपल मे इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, may decide a presentation differently. IS 7 is not clearly prescribing or restricting anything on the VAT. तो इस पे भी इफ्रिक ने, यानी इंटरप्रिटेशन कमेटी ने, ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर अगर लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट करेंगे और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे तो वो हमें कबूल है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लिहाजा फैसला ये हुआ कि अगर आप इसको इंक्लूडिंग की बेसिस पे दिखा दें तो भी ठीक है, आप एक्सक्लूडिंग की बेसिस पे दिखा दें तो भी ठीक है। ये अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या बेहतर लगता है, ये आपके यहाँ क्या रिवाज में है। जैसे हमारे यहाँ राइज है कि हम एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स से दिखा रहे हैं, तो अगर आपको बेहतर यही लगता है तो ऐसे ही आप करते चले जाएं। बट जिस तरह मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये मामला करीब 2 दहाइयाँ कबल सेटल कर दिया गया कि वैट या सेल्स टैक्स हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं, उसको अगर अलग अलग तरह से अडॉप्ट कर भी लें लोग तो हमें कोई एतराज नहीं है। वी विल नॉट इंटरवीन टू मेक इट स्टैंडर्डाइज। एक और सवाल पैदा हुआ, IFRS 6 से आप वाकिफ होंगे, जो एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का स्टैंडर्ड है, जिसमें मिनरल रिसोर्सेज और ऑयल एक्सट्रैक्शन और इस तरह की बातें अगर आप कुछ याद करें, बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी सा स्टैंडर्ड आया था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि उसके बाद एक डिटेल स्टैंडर्ड आएगा, लेकिन बहरहाल वो आज भी मुख्तसर सा स्टैंडर्ड ही खड़ा है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्यूएशन के ऊपर स्पेंडिंग हो रही होती है, क्या हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे? इसके लिए अगर आप में से कोई IFRS 6 से वाकिफ कम है या अगर किसी के जहन में रेडिली नहीं है तो मैं बताता जाऊं कि IFRS 6 बताता है कि एक्सप्लोरेशन एंड वैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, और ये भी बताता है कि उसको आप चार्ज भी कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट भी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये सवाल पैदा इस वजह से हुआ कि चूंकि E&E यानी एक्सप्लोरेशन एंड वैल्यूएशन की कॉस्ट जो है वो एक मैसिव कॉस्ट है, और उसकी इसी एक्सपेक्टेशन पे लग रही है कि यू विल फाइंड आउट सम, फॉर एग्जांपल ऑयल वेल और सम रिसोर्स, तो क्या इन स्पेंडिंग्स को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा सकते हैं? इसके ऊपर भी इदारे ने, यानी ISB ने, इफ्रिक ने, ये फैसला किया कि IFRS 6 के तहत E&E के एक्सपेंसेस जो हैं वो दो तरह से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। आइदर यू रिकग्नाइज देम एज नॉन करंट एसेट, और यू रिकग्नाइज देम एज एक्सपेंस अंडर द प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो इफ्रिक स्टेटेड कि जिस तरीके से आपने, जिस पॉलिसी के तहत आपने प्रॉफिट और लॉस में ऑप्ट किया होगा, उसी पॉलिसी के तहत आप इसको कैश फ्लो में भी प्रेजेंट करेंगे। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको कैपिटलाइज कर लेंगे तो आप इसको इन्वेस्टिंग में दिखा देंगे, और अगर आप इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे तो फिर आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। ठीक है जी, उसने ये कहा कि जी इसको कंसिस्टेंट कर लें जिस तरह भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में आउट कर रहे हैं।
अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मुतल्लिक, कि हम कुछ मनी मार्केट फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही रेडिली अवेलेबल होती हैं, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं। जैसे वो, मैंने एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ एक ऐप इस्तेमाल करने का, अ, ये जो MCB आरएफ हबीब था, फिर मेरा ख्याल है शायद आरएफ हबीब हैज़ टेकन एग्जिट। MCB आरएफ हबीब एक एक कंपनी, इन्वेस्टमेंट AMC शायद बनी थी, आई बिलीव। अब वो सिर्फ आरएफ हबीब इज नॉट देयर। सो आप उसमें, उनकी एक ऐप है आई सेव के नाम से, एंड इट ऑपरेट्स लाइक अ बैंक ऐप, कि आप उसमें से बिल भी पे कर सकते हैं, आप उसमें से IBFT भी कर सकते हैं, एंड जितना अरसा वो पैसे उसके अंदर रहेंगे वो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी रहेंगे। सो मिसाल के तौर पे आज आपके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आप सैलरीड हैं, आज आपके अकाउंट में यकम को एक्स अमाउंट सैलरी की क्रेडिट हुई। आपको पता है कि अच्छा यार, इसमें से आधे पैसे तो मेरे फौरन फौरन निकल जाएंगे, XYZ जो भी मेरे खर्चे हैं, जो फिक्स खर्चे हैं जो मैंने देने हैं, जैसे कोई स्कूल की फीस हो सकती है, रेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, वगैरह वगैरह, ग्रोसरी हो सकती है। तो यू नो कि यार ये पैसे तो मेरे पहले दिन ही निकल जाते हैं या दूसरे दिन निकल जाते हैं, बट हाफ द मनी आई हैव, जो कि मैं ओवर 30 डेज स्पेंड करता हूँ। तो मे बी यू वुड लाइक कि अच्छा यार, ऐसे करता हूँ, मेरे अकाउंट में एक्स अमाउंट हिट हुई, लेट से 1 लाख रुपए हिट हुआ, 50,000 रुपये पहले दिन, दूसरे दिन खर्च हो गया, बाकी का 50,000 उठा के आपने आई सेव में डाल दिया। अब वो वहां पड़ा हुआ है, जितने दिन पड़ा हुआ है उतने दिन वो आपको म्यूचुअल फंड के पैसे दे रहा है, मुनाफा दे रहा है। और जिस दिन आपको कोई बिल पे करना है, कोई IBFT करनी है, उस दिन आप उसमें से निकाल भी लेंगे। तो अगर आपने कोई यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट फंड खरीद रखे हैं, जो कि किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो शुड वी कॉल इट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? तो मोहम्मद अली ने कहा है कि जी बिल्कुल, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अम, जैद आबिद साहब ने कहा है जी मैं भी आई सेव यूज कर रहा हूँ। ऑन सा फरमा रहे हैं कि जी मूवमेंट विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्लासेस एंड नॉट अ कैश फ्लो इटसेल्फ आइटम। यस, नो, डिपेंड्स ऑन रिस्क। तारिक मोइन सब कह रहे हैं दिस विल बी शोन एज सेपरेट लाइंस एज कस्टमर डिपॉजिट्स एंड नॉट डिस्क्लोज्ड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दे विल बी शोन इन रिकंसिलिएशन। कस्टमर डिपॉजिट तो आप बैंक की तरफ चले गए हैं, हम खड़े हैं कंपनी की तरफ, जिसका ये कैश बैलेंस है, एक तरह से ये बैंक बैलेंस है, ये इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट है मनी मार्केट में। तो हम इन्वेस्टिंग कंपनी की तरफ से बैठ के पूछ रहे हैं कि वो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेगी कि नहीं लेगी, नॉट आई सेव की तरफ से या MCB की तरफ से। अच्छा जी, नो, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी इफ इट इज सिग्निफिकेंट, हसन रजा साहब कह रहे हैं जी। लाइक साहब कह रहे हैं दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मे कैरी हायर रिस्क फॉर लॉस इन वैल्यू। ओके, सीम्स बहुत हद तक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ उसका शॉर्ट टर्म होना लाजमी नहीं है, सिर्फ उसका फॉरेन कैश में कन्वर्ट होना लाजमी नहीं है, उसके साथ दो और शराइत भी हैं। इट इज कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। अगर तो नोन अमाउंट ऑफ कैश है तो बिल्कुल ठीक है, ये क्राइटेरिया मीट होता है। एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, और जो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है वो भी इनसिग्निफिकेंट है। अगर ये भी क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो यस, ये कैश इक्विवेलेंट है। मगर आपने आम कोई मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, नॉट स्पेसिफिकली आई से कोई भी मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसका रिस्क प्रोफाइल देखना पड़ेगा। एंड यूजुअली इफ द रिस्क प्रोफाइल इज हायर, यू कैन नेवर क्लेम इट टू बी a cash equivalent, or the amount is not known because the profit is not known। आज आपने वहाँ 100 मिलियन इन्वेस्ट किया था, यू डोंट नो कि आपको वापसी 110 होनी है, 115 होनी है, 120 होनी है, 105 होनी है, 98 होनी है, 95 होनी है, 90 होनी है, कितनी होनी है। सो if the criteria is met, definitely cash equivalent है, otherwise this is not going to be called cash equivalent। आसिफ आमिर अली साहब फरमा रहे हैं कि अगर इसकी नैव यानी नेट एसेट वैल्यू स्टेबल है तो हम इसको कह सकते हैं। अगेन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ये नैव का स्टेबल होना भी एक फैक्टर है,
यानी हमें सारी बातें ही देखनी है। हमने कहा कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए, हमने कहा कि कन्वर्टेबल होना चाहिए, कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए। अगर ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये कैश इक्विवेलेंट है। वगरना इनमें से एक बात पूरी हो, दो बात पूरी हो, अधूरी बातें पूरी होंगी तो हम इसको कैश इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। चाहे हम जितना भी ये कह लें कि जी फॉरेन फॉरेन मिल रहा है, फिर भी स्टैंडर्ड की नज़र से वो कैश इक्विवेलेंट नहीं क्लासिफाई हो पाएगा। अच्छा जी, फिर एक और क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आज 30 जून है, ईयर एंड है, आपके पास एक फॉर एग्जांपल टी बिल है, कोई और मनी मार्केट, कोई और इन्वेस्टमेंट है, कोई डिवेंचर है, कोई कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है जिसने के महीने बाद मैच्योर हो जाना है, महीने बाद आपको पैसे मिल जाने हैं। इट्स ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अमाउंट नोन है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। नो, शुड वी कॉल इट अ कैश इक्विवेलेंट? तो क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म का फैसला है कि ये कैश इक्विवेलेंट को शॉर्ट टर्म होना चाहिए, जो हम पीछे क्या क्या आए हैं, ये पीरियड एंड पे बैठ के असेस किया जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म है कि नहीं, या ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे फैसला किया जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म है कि नहीं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और हसन कह रहे हैं बोथ। स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो इसको एवेल्युएट करने की है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, लिहाजा इसको डेट ऑफ एक्विजिशन पे देखना पड़ेगा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, वाई? वाई सो? अब 30 जून पे अगर वो है ही शॉर्ट टर्म, एक महीने में उसने मेच्योर हो जाना है, नोन अमाउंट है, लेस रिस्क है, वाई स्टैंडर्ड इज एडमेंट के एक्विजिशन पे देखो? व्हाट इज द रीजन? इज नॉट देयर अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? यस, देयर इज अ डिफरेंस, बट हम तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, क्या किसी स्टैंडर्ड में ये कहा गया है कि उसको इनिशियली ऐसे रिकग्नाइज करना है और सब्सिक्वेंटली ऐसे रिकग्नाइज करना है? ये तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के लिए एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दिखाए जा रहे हैं। अगर आई डोंट नो, मे बी आप ठीक कह रहे हो, because we are assessing the nature of item, otherwise long outstanding payable would have been classified as long term। जी, ये बात तो फिर उस आर्गुमेंट की फेवर में जाती है कि शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म हो गया है ना। अदरवाइज देखिए, आपने मिसाल के तौर पे आपने एक लोन लिया जो कि 5 साल में पेबल था, अब 4.5 साल गुजर गए हैं, तो अब आप पिछले 3 साल 4 साल तो उसको लॉन्ग टर्म में दिखाते आए हैं, अब तो आप उसको शॉर्ट टर्म में दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एक आपने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट शायद लेट से 15 महीने की थी, आज उसमें से 14 महीने गुजर गए हैं, आज आप ये रेंट पे खड़े हैं, एक महीना रहता है, तो व्हाट इज इट? आई मीन, अब ये शॉर्ट टर्म हो गया है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म हो गया है तो स्टैंडर्ड क्यों कह रहा है कि नहीं जी एक्विजिशन डेट पे देखेंगे? इट मे बी a short term portion of a long term investment. Yeah, you're right. It may be, but now it is short term. But the nature of long term loan was not short term. Currently, we are assessing the cash equivalent. Okay. जो यहाँ पे अहम नुक्ता है, नुमान कह रहे हैं कि जी इनिशियली एक्विजिशन पे होना चाहिए और फिर बाद में ईयर एंड पे उसको एवेल्युएट भी कर लेना चाहिए। Few moments.
ओके। सो बुनियादी तौर पे अगर मैं IFRS 7 का मंशा बयान करूं कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किन चीजों को शामिल कर रहा है, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो कि आपकी इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट का पार्ट हैं, वही सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्वालिफाई करेंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगी। मैं इस पे मजीद बात करता हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल लेनी है। जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं बात जहां मैंने जो नुक्ता उठाया था वो ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश तो खैर बात वाजह ही होती है, कैश इक्विवेलेंट को शामिल करने की बुनियादी वजह ये है कि एक एंटिटी को अपने कैश मैनेजमेंट को देखना है। हम सब कहीं ना कहीं अगर किसी ना किसी कंपनी में इंडस्ट्री साइड पर काम करें तो कैश मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। और आप प्रैक्टिस में बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर है कैश मैनेजमेंट तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कंपनी की तरफ से ये असेस करना है कि क्या ये जो आइटम है वाज दैट इफेक्टिवली फॉर योर कैश मैनेजमेंट। मसलन मैंने आज बैंक से फॉर एग्जांपल 300 मिलियन का ड्रॉडाउन लिया, और मेरी कोई इमीडिएट नीड है 170 मिलियन की, तो मैंने यूज कर लिया, तो बाकी 130 मिलियन कहाँ जाएगा? वो पड़ा रहेगा। तो मुझे खाम खा में उसकी कॉस्ट पड़ती रहेगी। मैंने कहा इसको इमीडिएटली प्लेस करो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जाहिर ऐसी ही होगी जो कि इनसिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करती होगी, नॉन अमाउंट में होगी। मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया सो दैट कि हो सकता है कि अगली पेमेंट मुझे 10 दिन बाद करनी है, तो 10 दिन तक वो जो 125 मिलियन मेरे पास आइडल पड़ा हुआ है, जिस पे मुझे बैंक से कॉस्ट पड़ रही है, क्यों ना मैं उस पर कुछ कॉस्ट ऑफसेट कर लूं। तो मैंने उसको उठा के इन्वेस्टमेंट में फेंका। प्रैक्टिकली वो पैसा मैं इन्वेस्टमेंट की गर्ज से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे अपने बिजनेस में चाहिए है, लेकिन चूंकि 10 दिन बाद चाहिए है, तो मैंने कहा उतनी देर उसको आइडल ना पड़ा रहने दो और इन्वेस्ट कर दिया। तो बुनियादी मकसद इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टिंग बिजनेस करना नहीं है, बुनियादी मकसद तो अपनी कैश मैनेजमेंट को इफेक्टिवली हैंडल करना है। तो इसीलिए कैश इक्विवेलेंट एक्विजिशन के टाइम पे बताएगा कि वेदर दिस एक्टिविटी वाज पार्ट ऑफ योर कैश मैनेजमेंट और एक्चुअली यू आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर आप ऑन डे वन 15 महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट डज नॉट गिव एनी हिंट कि ये आप कैश मैनेजमेंट कर रहे थे या आप इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे। आज 14 महीने गुजरेंगे और 1 महीना रह गया और ये शॉर्ट टर्म है, और शायद कैश इक्विवेलेंट की बाकी बातें पूरी कर रहा है, मगर एक्चुअली आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया था। दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर कैश मैनेजमेंट, hence this should not be classified as cash equivalent. That is why the standard is insistent कि आपने इसको एक्विजिशन की बुनियाद पे परखना है, ना कि पीरियड एंड की बुनियाद पे। तो जुलाई 2013 में इफ्रिक ने इसका भी फैसला कर दिया कि ये कैश मैनेजमेंट के लिए होती हैं चीजें और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं होती, लिहाजा इसको हम एक्विजिशन की डेट पे ही डिसाइड करेंगे और पीरियड एंड के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पीछे छोड़ आया, मैंने कहा था मैं जवाब देता हूँ, फिर मेरे जहन से निकल गया। तो जब हम बात कर रहे थे कि लीज पे एक एसेट लिया है तो उसको कैसे शो करेंगे, मैंने कहा कि एसेट एसेट में चला गया और लीज लाइबिलिटी में चला गया, तो कोई ना कैश इनफ्लो है ना आउटफ्लो है तो उसको कहीं भी नहीं दिखाएंगे।
तो सवाल आया था कि उस लीज के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे। वो तो बात की बात है। अब उस वक्त जो हमारा सवाल था वो एक्विजिशन ऑफ एसेट का था। अब रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज शुरू हो गई है तो लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है। लाइबिलिटी की पेमेंट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आप यकीनन फाइनेंसिंग में ले जाएंगे। और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है उसमें हमने जिक्र किया था कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहें तो उसको फाइनेंसिंग में दिखाएं और चाहें तो उसको ऑपरेटिंग में दिखाएं। तो आप उस फ्लेक्सिबिलिटी के तहत जहां मुनासिब समझते हैं दिखा दें। मैं शायद ये मुनासिब समझूंगा कि ये चूंकि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंसिंग में दिखा दो। आप शायद ये मुनासिब समझें कि इसको ऑपरेटिंग में दिखा दो। बहरहाल स्टैंडर्ड ने उसको फ्लेक्सिबल किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास कोई शॉर्ट टर्म लोन्स हैं तो उन शॉर्ट टर्म लोन्स को मैंने कैसे हैंडल करना है। क्या मैंने उनको भी कैश इक्विवेलेंट में डालना है या नहीं डालना है। मुझे याद आता है बहुत अब बचपन की बात याद आती है कि जब नई नई FAR 1 पढ़ना शुरू की, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो होता था, तो उसमें कैश फ्लो का ही सवाल करने हैं तो उसमें से एक शॉर्ट टर्म बोरिंग का लफज आ जाना। और हमने जब सोल्यूशन देखने हैं तो कभी नजर आना कि उसने शॉर्ट टर्म बोरिंग को उठा के फाइनेंसिंग में डाल दिया है और कभी नजर आना कि उसने कैश इक्विवेलेंट में डाल दिया है। तो समझ ना आया कि ये क्या हुआ। फिर उस स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़े तो स्टैंडर्ड से डायरेक्ट पढ़ने की आदत पड़ गई। वो जो उस वक्त मॉड्यूलर स्कीम होती थी ABCD। तो उस डायरेक्ट स्कीम जब डायरेक्ट पढ़ना शुरू किया तो बहुत सी बातें जो कि स्टैंडर्ड बयान कर देता तो तब समझ में आई कि ये असल में उसके पीछे हिकमत क्या थी और ये फैसला कैसे करना था। तो वो मुझे आज फिर कहीं कल लिखते लिखते जहन में आया कि ये भी एक सवाल किसी दौर में इफ्रिक के सामने आया था। तो मैंने कहा, और ये बहुत ताज़ा तरीन भी आया था, बहुत पहले भी देखा मैंने। तो मैंने कहा ये सवाल आपके सामने भी रखूं कि अगर एक शॉर्ट टर्म लोन है तो क्या हम उसको कैश इक्विवेलेंट में लेंगे या नहीं लेंगे। तो ऑन है जैसा फरमा रहे हैं कि नॉट इन कैश इक्विवेलेंट एंड इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खासतौर पर उन्होंने सेकंड पॉइंट को नीचे केटर किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तारिक मोइन सब कह रहे हैं जी इफ ऑलवेज नेगेटिव then it shows in financing, and if not then it is not cash and cash equivalent disclosed separately। यानी आपने जो जुमला लिखा है मुझे लगता है आपने दोनों को ही नॉट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा है। अगर मैं नतीजा निकालूं, आपने कहा इफ ऑलवेज नेगेटिव यानी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो फाइनेंसिंग है। और अगर नहीं तो ओके। सो आप कह रहे हैं इफ ऑलवेज नेगेटिव नॉट व्हाट, ओके। सो एक बात पे तो हम एग्री करते हैं, इफ इट इज ऑलवेज नेगेटिव इट इज अ फाइनेंसिंग एलिमेंट, इट इज नॉट कैश इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन पैदा हुआ इफ इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो एक जवाब है कि अगर ये रेंट पे वो पॉजिटिव है तो कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नहीं आएगा। जी अब दूसरे की बात करते हैं। मोहम्मद अली कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन द टर्म ऑफ बोरिंग, इफ इट कैन बी अवेल्ड एंड एडजस्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इट इज कैश इक्विवेलेंट। ओके चलिए, तो हमने ये बात तो तय कर ली कि इफ इट इज ऑलवेज नेगेटिव, जैसे रनिंग फाइनेंस है मिसाल के तौर पे, या वैसे तो रनिंग फाइनेंस में या इस किस्म के फाइनेंसेस में स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैश बैंकिंग की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि आपने इसको पीरियोडिकली एडजस्ट कराना है। बिल्कुल अगर ये नेगेटिव खड़ा रहे फॉर ऑल द पीरियड तो उसको उसकी इजाज़त नहीं है, उसको एडजस्ट करवाना होता है। बट अमूमन जिस तरह के आप जानते हैं उसकी एंट्री पड़ जाती है कि ये एक दफ़ा एडजस्ट हुआ और वापस ड्रॉ हो गया। वो मतलब कागजी कार्रवाई भी पूरी हो जाती है और बट प्रैक्टिकली इट ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। सो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है। ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म लोन है, ऑल्दो ये रनिंग फाइनेंस है, ऑल्दो ये आप
इसको शायद डेली इस्तेमाल करते हैं, मगर ऑलवेज नेगेटिव रिफ्लेक्ट्स के असल में प्रैक्टिकली ये फाइनेंसिंग है। अच्छा, जैद आबिद साहब कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट में पॉजिटिव नहीं होता, जीरो हो जाता है। पॉजिटिव भी हो जाता है सर। आप जब अकाउंट्स ऐसे भी बैंक के साथ ऑपरेट करते हैं कि जिसमें आपका वही अकाउंट नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहता है। वी अंडरस्टैंड कि बाज़ अवत कुछ हर बैंक की अपनी एक स्टाइल होता है उसको प्रेजेंट करने का, बट प्रैक्टिकली दोनों तरह से हो जाता है। दिलदार साहब कह रहे हैं कि जी लोन तो एक लायबिलिटी है, व्हाई कॉल कैश इक्विवेलेंट। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको लॉस हो जाए तो पर शेयर अर्निंग जब आप निकालते हैं, व्हाई यू स्टिल कॉल इट अर्निंग पर शेयर व्हेन इट इज अ लॉस? व्हाई यू कॉल इट अर्निंग पर शेयर व्हेन इट इज अ लॉस? बिकॉज इट्स अ नेगेटिव ईपीएस. So why call it cash equivalent even if it is a loan liability? It's a negative cash equivalent if it is. So it can be a cash equivalent, a negative cash equivalent. या बट स्टैंडर्ड ने अपने स्टैंडर्ड का जो नाम रखा है वो अर्निंग्स पर शेयर रखा है, और जो डेफिनेशन दी है वो अर्निंग्स पर शेयर की दी है। आप उसको लॉस पर शेयर कह देते हैं, स्टैंडर्ड उसको अपना नाम अर्निंग्स पर शेयर ही कहता है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, यू कैन कॉल इट लॉस, किसी ने रोका नहीं है, बट स्टैंडर्ड उसको डिफाइन अर्निंग्स पर शेयर ही करता है। सो जो स्टैंडर्ड की डिफाइंड टर्म है वो तो ऐसे ही है। तो मैं उसी को ही एक जस्ट आर्गुमेंट के तौर पे आपको या एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसी तरह से कैश इक्विवेलेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो फैसला करते हैं कि अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो ये फाइनेंसिंग है, ये बात हम तय कर चुके। अगर ये फ्लक्चुएटिंग है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इट कैन बी कैश इक्विवेलेंट। अहम नुक्ता इसमें फिर वही होगा जो मैं इससे पहले आपको बता के आया हूं कि कैश इक्विवेलेंट होने के लिए बाकी की शर्त पूरी होने के साथ साथ ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है, वेदर दैट कैश इक्विवेलेंट was part of your operational day-to-day effective cash management. If yes, it is part of your cash equivalent when it fluctuates between positive and negative. And if it is part of your cash management but it always remains negative, then effectively it's a financing activity. ये मामला भी इफ्रिक ने 2018 में डिसाइड कर दिया, और उन्होंने बयान कर दिया कि इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑलवेज नेगेटिव है तो फाइनेंसिंग है, अगर फ्लक्चुएट करता है और इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट को भी क्वालिफाई करता है तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फॉल कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि ये सारी बातें हमने शुरू में जब तज़किरा किया कि बेसिक कैश फ्लो सब नहीं, हम सभी जानते हैं, तो हमारा मकसद यहाँ पे था कि हम उन स्पेसिफिक सिनेरियोज की बात करें जो एम्बिगुइटीज पैदा करते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके सामने आ सकते हैं, छोटी में आ सकते हैं। तो हमारे सामने क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसके ऊपर बोर्ड का व्यू क्या है। तो वो बोर्ड का व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो अल्फाज हैं जिसको कहना चाहिए, ये बोर्ड के अल्फाज हैं। अगर मेरे अल्फाज होते तो वो मुहावरतन कहते हैं ना कि had it been my words, throw it on the wall. These are the words of the board, the IFRIC, the International Accounting Standard के इदारे के हैं, और मैं वहीं से ही आपको ये सारी बातें बयान कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक और सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया है और फिर आपने उसको रेंट वगैरह पे दे दिया है, या और रेंटल वगैरह पे चलाते रहते हैं और फिर आप उसको बेच देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया है, इसको परचेज करने पे जो कैश आउटफ्लो हुआ है, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए या नहीं? जी। नीड टू सी द बिजनेस मॉडल। ओके, बताइए क्या उसमें आप जानना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको बिजनेस मॉडल में।
चलिए, इफ नॉन रेगुलर ट्रांजेक्शन देन इन्वेस्टिंग, इफ रेगुलर देन ऑपरेटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, खरीदा आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही है, ये बात वाजे है। ये आपकी इन्वेंट्री भी किसी टाइम क्वालिफाई हो सकती थी, बट अभी ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो अब ये बात पूरी बयान हो रही है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने केटरिंग का बिजनेस किया है और आपने उसके लिए क्रॉकरी खरीदी है, बहुत हाई एंड किस्म की फर्नीचर खरीदा है, और इस तरह की चीजें। और फर्ज कर लीजिए कि आप वो रेंट पे देते हैं, और 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल उसकी लाइफ है, उसके बाद आप उसको सेल कर देते हैं, फिर नया फर्नीचर आ जाता है, ताकि एवरी टाइम यू कीप इट न्यू। आप रेंट ए कार करते हैं, आप गाड़ियां खरीद लेते हैं और रेंट पे देना शुरू कर देते हैं, 2 साल के बाद आप वो गाड़ी बेच देते हैं, बिकॉज योर टाइप ऑफ बिजनेस इज कि आपने नई गाड़ी के साथ रेंटल का बिजनेस करना है, प्रीमियम बिजनेस करते हैं। यू आर बाइंग व्हीकल्स एंड रेंटिंग इट आउट एंड देन सेलिंग इट। मैंने नेचर ऑफ बिजनेस अब आपके सामने रखती है। Company acquired PPE for rental, then it is business, might not be primary, so it should be investing. इसके लिए नॉर्मली वी शो सच ट्रांजैक्शन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग, डिपेंडिंग इफ नॉट ऑन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके ऊपर स्पेसिफिक गाइडलाइन है, चूंकि स्टैंडर्ड में है, तो लिहाजा आप स्टैंडर्ड की गाइडलाइन को देखिएगा, अपनी इंटरप्रिटेशन को हम अवॉइड करेंगे। और पैरा 14 में क्लियर कट वो लिखता है कि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जाएंगे। जैसे मैंने आपको भी व्हीकल की एग्जांपल दी कि आप रेंटल का बिजनेस करते हैं, आप गाड़ियां खरीदते हैं, रेंटल पे चलाते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर गाड़ियां खरीदते हैं, रेंटल पे चलाते हैं, उसको बेच देते हैं, 2 साल में, 3 साल में। ऑल्दो इट क्वालिफाइज फॉर द पीपीई, बट इसको आप ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। नॉट बिकॉज कि ये कि स्टैंडर्ड ने बस बस कह दिया तो कह दिया, इसके पीछे जस्टिफिकेशन है, और जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसका आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, कि उसका रेगुलर उसका बिजनेस ऑपरेशन है, ये नॉर्म है उसके बिजनेस की, वो उसका कारोबार ही यही है कि वो खरीदता है, किराए पे चलाता है, फिर उसको बेच के दोबारा खरीदता है, किराए पे चलाता है। बेचना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ये कहता है कि मुझे प्रीमियम व्हीकल रेंट पे देने हैं। मैं पुरानी गाड़ियां रेंट पे नहीं देता हूँ, मैंने प्रीमियम कस्टमर को, मार्केट को टारगेट किया हुआ है। मैं बस लेता हूँ, 2 साल चलाता हूँ, बेच देता हूँ, मुझे ज्यादा पुरानी गाड़ी बारे में नहीं है। तो ऐसे एसेट को ऑपरेटिंग में दिखाएंगे, ऐसे पीपीई के कैश आउटफ्लो को इधर दिखाएंगे। कहने को ये पीपीई है। जी ठीक है, आप ओल्ड व्हीकल्स को कर लीजिए, आपका बिजनेस मॉडल फिर अगेन जिस तरह आपने कहा वही हो गया ना, कि आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, रेंट पे चलाते हैं, फिर 2 साल बाद बेच देते हैं, इट इज योर बिजनेस इन अ वे। सो पीपी जो कि रेंटल्स पे दिया जाता हो और सब्सिक्वेंटली सेल कर दिया जाता हो, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। इसके ऊपर जब आप पैरा रेफर करेंगे स्टैंडर्ड का 14, और फिर उसके पीछे वो आगे आईएएस 16 का एक पैरा रेफर करता है, तो आपको उसकी पूरी तफसील सामने आ जाएगी। डॉक्टर राना शाहिद इमदाद साहब कह रहे हैं कि हाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर नेगेटिव विल बी पॉजिटिव आफ्टर एडजस्टमेंट। देखिए, मुख्तलिफ बैंकों में मुख्तलिफ तरीके से इस अकाउंट को हैंडल किया जाता है। बाज़ औक़ात आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जिसको डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, उसी को ही नेगेटिव जाने की इजाज़त दी जाती है, जैसे वो जिसको आप ट्रेडिशनली ओवरड्राफ्ट कहा करते हैं। सो अब मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें 100 मिलियन का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, और उसमें से आपको इजाजत है कि आप 300 मिलियन नेगेटिव तक जा सकते हैं। अब ये जो 100 मिलियन का पॉजिटिव बैंक अकाउंट है, अब आप इसमें से 400 मिलियन का चेक इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो 300 तक नेगेटिव जा सकता है। आप 200 का चेक भी इशू कर सकते हैं, 250 का भी कर सकते हैं। तो जब आपने 250 का चेक इशू किया, तो क्या होगा, 100 का पॉजिटिव था, 250 का चेक इशू किया उसमें से, तो 150 का नेगेटिव हो जाएगा। कल को आपको कस्टमर से रिसीट आई, उसी अकाउंट में गिरी 500 मिलियन की, वो 150 का नेगेटिव एडजस्ट हो गया, 350 का पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से ये नेगेटिव पॉजिटिव होना बिल्कुल एन मुमकिन है। मैंने खुद पर्सनली बहुत अकाउंट इस तरीके से हैंडल किए।
ओके, ये एक सवाल असल में पीछे आया हुआ था, मैंने जवाब नहीं दिया तो मैंने उसका जवाब दे दिया है। नो सेग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड रिक्वायर्ड, टोटल इंटरेस्ट पेड विल बी शोन अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी और अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी वट एवर इट इज। यस, IAS 7 ये रिक्वायर करता है कि जो इंटरेस्ट आपने ऑपरेशंस पे पे किया है और जो इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज किया है, यानी बोरिंग कॉस्ट IAS 23 के तहत कैपिटलाइज कर लिया है, दोनों को आपने ऐसे ही प्रेजेंट करना है। अच्छा, आई बिलीव 11:30 पे ये सेशन हमारा क्लोज होगा, है राइट? क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट एक दो स्लाइड्स ही रहती हैं, आई एम जस्ट अबाउट टू कंक्लूड इन कपल ऑफ मिनट्स। तो मुझे ये बता दीजिएगा, 11:30 इज दी क्लोजर टाइम? ओके, थैंक यू सलमान साहब। अच्छा जी, पैरा 32 आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने एक एस्क्रो अकाउंट खोला है, एस्क्रो अकाउंट आप जानते हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी अमानतन आपके पैसे होल्ड कर लेती है किसी आगे किसी पार्टी के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्क्रो अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हो सकता है कि मैंने मिस्टर ए ने बी से पैसे लेने देने हैं, और वो मिस्टर सी के पास एस्क्रो खुलवा देते हैं कि मिस्टर बी को कहते हैं कि यार तुम वो पैसे सी को रखवा दो, जब मैं ये काम कर दूंगा और तुम्हें दे दूंगा तो फिर सी मुझे पैसे दे देगा। तब सी के हाथ में एक एस्क्रो अकाउंट है, उसमें पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो उसको कैसे प्रेजेंट करेगा? तो ये बात इससे पहले हम जिक्र कर चुके कि अगर आप किसी के बिहाफ पे पैसे ले रहे हैं तो वो असल में आपका कैश फ्लो नहीं है, उसको आप नेट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेटिंग के अंदर ये आ जाएगा और आप नेट प्रेजेंट कर देंगे। पैरा 22 इसको बयान करता है। फिर एक और सवाल सामने आता है कि हम टैक्स के कैश फ्लोज दिखाते हैं। हम लिखते हैं कि टैक्सेशन पेड ऑपरेटिंग के नीचे दिखाते हैं। बट इफ अगर कोई ऐसे टैक्सेस हैं जो फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनको फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में दिखाया जाए? इनकम टैक्सेस की बात हो रही है। तो जनरल हमारे सामने जो चीज सामने आती है वो यही है कि टैक्सेस तो इकट्ठे ही दिखाए जाते हैं ना कि अलग-अलग। मगर ये भी एक निगलेक्टेड पार्ट है। IAS 7 कैटेगोरिकली कहता है कि अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के टैक्सेस अलहदा से आइडेंटिफाई हो सकते हैं तो फिर वो अलहदा ही दिखाए जाएंगे। फाइनेंसिंग वाले फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग वाले इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग वाले ऑपरेटिंग में। हाउएवर, IAS 7 ये भी कहता है कि जनरली ये बहुत ज़्यादा सेपरेट आइडेंटिफाइड होते नहीं हैं, इसीलिए यूजुअली हम इसको ऑपरेटिंग में ही दिखा देते हैं। लेकिन अगर ये आइडेंटिफाइबल हैं तो फिर इनको अलहदा ही दिखाना चाहिए। पैरा 36 इसके ऊपर यही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है जी, दो आइटम्स हैं। एक है एक है सप्लायर फाइनेंस रिवर्स फैक्टरिंग से मतलब, और एक है चेंजेस इन लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये जो नंबर 2 है, पहले मैं इसको बयान कर दूं क्विकली कि आमतौर पे हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश की वजह से ही आ रही हों। आप जानते हैं कि IFRS 9 के नीचे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मुख्तलिफ हो सकता है बैंक के इंटरेस्ट रेट से। तो आपकी अक्रूवल मुख्तलिफ हो सकती है बैंक के इंटरेस्ट जो आप एक्चुअली पे कर रहे हैं। तो और भी मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं। तो ये एन मुमकिन है कि आपकी जो लाइबिलिटीज हैं उसमें जो चेंजेस हैं वो अदर देन कैश भी चेंजेस आ रहे हैं। तो चूंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ पेमेंट्स नजर आ रही होती हैं, जबकि लाइबिलिटी में जो तब्दीली है वो उस पेमेंट से मुख्तलिफ हो सकती है। यानी फर्ज कीजिए कि ओपनिंग लाइबिलिटी 1000 है और क्लोजिंग लाइबिलिटी 700 है, तो डिफरेंस 300 का है। मगर हो सकता है कि कैश फ्लो में पेमेंट 350 की नजर आ रही हो या 250 की नजर आ रही हो। तो यूजर के जहन में एक गलतफहमी या कह लीजिए एक एम्बिगुटी पैदा हो सकती है कि लाइबिलिटी में चेंज तो 300 का है, कैश फ्लो में ये 250 350 क्यों नजर आ रहा है? तो स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि ये एक अहम डिस्क्लोजर है कि आप चेंजेस इन लाइबिलिटी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मुतल्लिक लाइबिलिटीज हैं उसमें जो चेंजेस हैं वो बयान करेंगे। यानी एक रिकन्सिलेशन बना के देंगे कि ओपनिंग लाइबिलिटी इतनी थी, ये एक रू हुआ, ये XYZ एडजस्टमेंट आई, ये पेमेंट हुई, ये क्लोजिंग बैलेंस आया।
और आपको याद होगा कि ये रिकंसिलेशन यूजुअली नज़र आती हैं आपको, और इसीलिए नज़र आती हैं कि वो IS 7 में भी रिक्वायर्ड हैं, और कुछ बाज़ अवत वो रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लीजेस के उस स्टैंडर्ड में भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये IS 7 की एक रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो ये कोई कैश फ्लो नहीं है, बट नोट्स में आपको चेंजेस इन लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना होता है। और आखिरी पॉइंट फिर है सप्लायर फाइनेंस का। सप्लायर फाइनेंस से मुराद वो फाइनेंसिंग है जो आपका सप्लायर ही आपको प्रोवाइड कर देता है। सो बेसिकली आपने सप्लायर से एक चीज़ क्रेडिट पर खरीदी, सप्लायर ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये 100 मिलियन की चीज़ मैं आपको सेल कर रहा हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ, मुझे ये पैसे फौरन चाहिए, आप चाहते हैं कि ये पैसे 3 महीने बाद पे करें। तो ये एक थर्ड पार्टी फैक्टर हम दरम्यान में डाल लेते हैं। ये रिवर्स फैक्टरिंग के निज़ाम में क्या होगा कि जो सेलर है वो तो इमीडिएटली उसे पैसे ले लेगा, और मैं फिर 3 महीने बाद जब टाइम आएगा उस वक्त पैसे दे दूंगा। तो अगर इस किस्म का कोई सप्लायर फाइनेंस आ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें देखना होगा कि उसकी नौयत फाइनेंसिंग की है या ऑपरेटिंग की है। इसके लिए भी मैंने पैरा रेफर किए हैं, इस पे तफसील आप देखेंगे तो आप जज कर लेंगे कि कब इसको आप ट्रेड पेएबल क्लासिफाई करेंगे और कब इसको आप फैक्टर को फाइनेंस क्लासिफाई करेंगे। ऐसी सूरत हाल में रिस्पेक्टिवली आप उसको आइदर ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में प्रेजेंट कर देंगे। ये कुछ चीदा चीदा नुकात जो मेरे कह लीजिए मुताला में थे, कि मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं कि IS 7 एक यूजुअल IS 7 से आगे बढ़ के स्पेसिफिक सिनेरियोज में क्या क्या बातें और आपको गाइड करता है। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए, कुछ सवाल नहीं होगा, और हमारा वक्त भी मुकम्मल हो गया है। तो अगर आप का कोई सवाल क्विकली है तो एक आध मिनट में हम लेके, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड इंटरेक्टिव लिसनर एंड पार्टिसिपेंट आपने इसको दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ।